बच्चों नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे, कल अपन ने पढ़ा था मांग का नियम, मांग एवं मांग का नियम फर्स्ट। आज अपन पढ़ रहे हैं मांग एवं मांग का नियम सेकंड। कल अपन ने जो कुछ पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। मांग किसे कहेंगे, हमने मांग किसे माना था, मांग का नियम क्या माना था कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांगे जाने वाली मात्रा में कमी होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मूल्य का प्रभाव वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा पर पड़ता है। हमने मांग के प्रकार पढ़े थे, मुख्य रूप से आय मांग, मूल्य मांग, आड़ी तिरछी मांग, ये 3 प्रकार पढ़े थे। मूल्य मांग का मतलब हमने पढ़ा था कि मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में क्या प्रभाव पड़ता है। आय मांग में हमने पढ़ा था कि व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में क्या प्रभाव पड़ता है। आड़ी तिरछी मांग में हमने पढ़ा था कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से क्या संबंध हो। 2 प्रकार की वस्तुएं अपन ने देखी थी, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्थापन वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अपन ने सबसे पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं मांग और मांग के नियम की मान्यताएं क्या है। मान्यताओं देखिए, सबसे पहले है आदत तथा रुचि अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब ये हुआ कि कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा बोल रहा हूँ, मांग का मतलब मूल्य मांग से होता है, आय मांग से नहीं होता। अगर कहीं आपको आय मांग लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो आय मांग होगी ही। अगर केवल मांग लिखा है इसका मतलब उसका संबंध मूल्य मांग से होगा। तो मूल्य मांग का मान्यता क्या है कि उपभोक्ता की आदत एवं रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए इस शर्ट की कीमत मान लीजिए 100 रुपये, मान लीजिए शर्ट की कीमत 100 रुपये है। नियम कहता है कि यदि इस शर्ट की कीमत कम होगी तो बाजार में इसकी मांग बढ़ेगी, यानी मैं भी बढ़ाऊंगा व्यक्तिगत तौर पे और बाजार में मांग बढ़ेगी। लेकिन यदि इस टाइप की शर्ट की आदत मेरी खत्म हो गई हो, अगर आदत में परिवर्तन हो गया हो या फैशन में परिवर्तन हो गया हो, तो इसकी कीमत कम होने पर भी हो सकता है कि मैं उसकी वस्तु ना खरीदूँ, कम खरीदूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक ऐसे ही मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत अभी जो कुछ है 100 रुपये, मान लीजिए शर्ट की कीमत 100 रुपये है और अब आने वाले समय में ऐसी शर्ट की फैशन आ रही है, तो ऐसी शर्ट की फैशन आ रही है कीमत 100 से बढ़ करके 200 कर दो। तो क्योंकि कीमत बढ़ने के कारण नियम कहता है कि उसकी मांग घटनी चाहिए, लेकिन जब फैशन है लोग इसको खरीदना चाहेंगे तो इसकी मांग बढ़ेगी, इसलिए ये नियम लागू यहाँ नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि उपभोक्ता की आदत एवं उसकी रुचि में कोई परिवर्तन ना हो तभी ये नियम लागू होता है, अदरवाइज नियम लागू नहीं होता। आय यथावत है, यानी हमने माना था कि मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव तभी पड़ता है जब उसकी आय यथावत रहे, यानी पहले जो आय थी वही रहेगी और वस्तु की कीमत में कमी होगी या फिर वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, उसका उसकी मांग में प्रभाव पड़ेगा तो ही ये नियम लागू होगा, अदरवाइज नियम लागू नहीं होगा। अन्य वस्तुओं के मूल्य में यथावत रहे, ये भी मैंने आपको कल बताया था। पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं संबंध में मैंने बताया था कि मान लीजिए मुझे चीनी खरीदनी है, चीनी का भाव 50 रुपये का, 50 रुपये किलो में यदि मुझे चीनी आज मेरी 1 किलो चीनी प्रतिदिन की मेरी डिमांड है, मांग है, तो उसकी संबंधित अन्य वस्तुएं जैसे खांड मान लीजिए, गुड़ मान लीजिए, उनकी कीमत में यदि वृद्धि या कमी होती है तो चीनी की मांग में फर्क पड़ेगा। मान लीजिए गुड़ की कीमत डाउन हो गई या खांड की कीमत डाउन हो गई, शक्कर की कीमत डाउन हो गई, तो उपभोक्ता चीनी की कीमत मान लीजिए 50 से घट के 40 हो गई, गुड़ की कीमत 50 से घट के 30 हो गई, तो उपभोक्ता चीनी की बजाय कीमत कम हो गई है, 50 से 40 हो गई है, उसके बावजूद उसकी जो दूसरी सब्स्टिट्यूट चीज़ है गुड़ है उसकी कीमत और डाउन हो गई, इसलिए उपभोक्ता चीनी की बजाय गुड़ पे शिफ्ट हो जाएगा और उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी। नियम कहता है कि वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो उसकी मांग में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चीनी की कीमत 50 से घट के 40 हो गई,
उसके बावजूद उसकी मांग में वृद्धि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उससे संबंधित दूसरी वस्तु की कीमत में और ज़्यादा कमी हो गई, इसलिए ये नियम लागू नहीं हुआ। और अगला है मूल्य में परिवर्तन की आशंका ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ये दिखाती हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि अभी मुझे गेहूं की आवश्यकता है। गेहूं मान लीजिए मुझे 20 रुपये किलो में गेहूं मिल रही है। मुझे आवश्यकता एक महीने की गेहूं के लिए मान लीजिए 20 किलो गेहूं की मुझे आवश्यकता है। तो मैंने 20 किलो गेहूं के हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से 20 किलो गेहूं खरीद लिया। अब मेरे पास कोई ऐसा समाचार आया या ऐसी मुझे कोई संभावना नजर आई कि गेहूं के भाव अगले महीने बढ़ करके 30 रुपये, 40 रुपये, 25 रुपये हो जाएंगे, ऐसी मुझे आशंका है। तो जब मुझे ऐसी आशंका होगी तो गेहूं की जो मैंने कल 20 रुपये किलो में भाव से खरीदा था, आज मैं बाजार में गया तो मुझे पता लगा गेहूं के भाव 22 रुपये किलो हो गए हैं। और संभावना ये है कि आने वाले कुछ समय में गेहूं के भाव 25-30 रुपये तक हो जाएंगे। तो मेरा दिमाग अब ये कहे काम करता है कि नियम कहता है कि गेहूं की कीमत 20 से बढ़ के 22 हो गई, इसका मतलब मांग कम होनी चाहिए, ये नियम कहता है। लेकिन उसके साथ ही ये भी संभावना सामने व्यक्त हो रही है कि ये भाव 22 रुपये से बढ़ करके 25-30 तक जा सकते हैं। तो मैं 22 रुपये के भाव में भी गेहूं की मांग बढ़ाऊंगा, गेहूं की मांग उपलब्ध करूंगा और गेहूं खरीद लूंगा। इसका मतलब ये हुआ, नियम कहता है कि कीमत बढ़ने से मांग कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मांग के और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है, संभावना है। उसको ध्यान में रखते हुए वस्तु की मांग में परिवर्तन, मांग में बढ़ जाए, बढ़ोतरी हो जाए। इसका मतलब मूल्य में परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए। ये भी इस नियम में लागू होता है। अगला पॉइंट है वस्तु विशेष में किसी समान हो, यानी जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी किस में एक समान होगी तभी मांग का नियम लागू होगा। इसके संबंध में अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। वस्तु की मात्रा, श्रेणी, क्वालिटी, जब हम पहली वस्तु खरीदते हैं अगली वस्तु जब खरीदेंगे कीमत में परिवर्तन होने से वो सब बातें एक समान रहेंगी, क्वालिटी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो ये नियम लागू होगा, अदरवाइज नियम लागू नहीं होगा। अगला पॉइंट है वस्तु जीवन भर श्रेणी में ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी वस्तु, सामान्य वस्तु में मांग का नियम लागू होता है, अगर उसकी कीमत में कमी आएगी उसकी मांग बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी। लेकिन ये सामान्य वस्तु में समझ में है, लेकिन जब जीवन वस्तु, रक्षण वस्तु में श्रेणी की बात आती है तो हम ये महसूस करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ, मान लीजिए कोई ऐसी दवाई, ऐसी कोई मेडिसिन जो आपको लेनी है, आज उसकी कीमत मान लीजिए 100 रुपये प्रति डोज है, पर डोज 100 रुपये है, आप वो डोज ले रहे हैं। कल आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको 1 महीने में डोज लेना है, 100 रुपये हिसाब से ही आपको डोज लेना पड़ेगा। अब कल को उसको डोज की कीमत बढ़ करके 125 रुपये होगी, परसों 150 रुपये होगी, परसों 200 रुपये होगी। तो ये कीमत बढ़ने के बावजूद भी आप उसकी मांग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको प्राणों की रक्षा करने के लिए उस दवाई का उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब वस्तु जीवन रक्षक आ गई तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम उस वस्तु पर लागू नहीं होगा। ये मांग के नियम की मान्यता है। ये मांग का नियम उन्हीं वस्तुओं पर लागू होता है जिन वस्तुओं को हम सामान्य श्रेणी में मानते हैं, जीवन रक्षक श्रेणी में नहीं मानते। तो ये मांग के नियम की मान्यता है। अब इससे लागू होने के कारण क्या है, क्या कहें? पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या था, अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था, सर वापस बोल रहा हूँ। सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त, उपयोगिता का मतलब एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता, ह्रास यानी इसमें कमी हो रही है। तो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम पहले पढ़ा है कि जब एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को मिलने वाली उपयोगिता में ह्रास होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। हमने साथ ये भी पढ़ा था कि वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता तरलता का त्याग करेगा, यानी पैसे को चुकाने के लिए तत्पर होगा, तभी वह वस्तु को प्राप्त कर सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उपभोक्ता अधिक वस्तु का उपभोग करेगा वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाएगी। और कम होने के कारण अब ये यहाँ बात आती है, जैसे जैसे वस्तु का उपभोग अधिक करेगा तो मिलने वाली उपयोगिता कम होगी, और उपयोगिता कम होगी इसका मतलब वह उस वस्तु की कम कीमत देने के लिए प्रेरित होगा। दूसरे शब्दों में कहूँ
तो अगर उस वस्तु की कीमत कम रखोगे तो उपभोक्ता उसकी अधिक मांग करने लगेगा। वस्तु की कीमत अधिक रखोगे तो उपभोक्ता उसकी कम मांग करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से प्रभावित होता है कि इसकी कारण ये भी है। दूसरा है मूल्य में कमी नए विक्रेताओं को आकर्षित करती है। इसका सामान्य बात है, अपन पहले भी कह रहे हैं, जब कोई वस्तु की कीमत में अप्रत्याशित रूप से कमी होनी शुरू हो जाएगी तो नए नए क्रेता उस वस्तु की ओर आकर्षित होंगे। नए नए क्रेता उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे। जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख करके उसको लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, हो सकता है कल कीमत में वृद्धि हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए मूल्य में कमी नए क्रेताओं को आकर्षित करती है। आय प्रभाव ये स्पष्ट है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। आय का एक बहुत बड़ा प्रभाव इसमें पड़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे उस व्यक्ति की मांग बढ़ती है। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आय प्रभाव जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो वस्तु को प्राप्त करने की थोड़ी बहुत अगर कीमत में परिवर्तन होता है, थोड़ी बहुत वृद्धि होती है, तो भी उसकी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। क्योंकि जिस हिसाब से मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से उसकी आय में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए आय प्रभाव भी इसके लागू होने का कारण है। वस्तु के अनेक प्रयोग, यानी एक वस्तु जैसे जैसे हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी है जिसके अधिक उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे बिजली का हम कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि बिजली के अधिक से अधिक उपयोग व्यक्ति तब करेगा जब उसकी लागत कम होगी। तो इसका मतलब लागत कम होगी तो बिजली से अनेक पंखे, ट्यूबलाइट को जो घर के यूटेंसिल्स कई चीज़ें उससे वो चला सकता है। लेकिन अगर उसकी कीमत ज़्यादा हुई तो वो उपयोग कम कर देगा, यानी उसकी डिमांड कम कर देगा। और जब उसकी कीमत कम हो जाएगी तो वह उसकी डिमांड ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा उपयोग करने जाएगा, जिससे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि कम कीमत अधिक वस्तु का उपभोग करने में प्रेरित करती है, कम कीमत अधिक वस्तु का उपभोग करने में प्रेरित करती है, और कम कीमत अधिक कीमत वस्तु को कम उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। फिर आता है इस नियम के अपवाद बताएंगे। हालांकि अपवाद कोई अपवाद नहीं है, फिर भी अपवाद को उनको बताया है। जीवन रक्षक वस्तु में जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये अपनी ये लिखा है कि वस्तु जीवन रक्षक से लेना हो तो हम खुद भी कहते हैं कोई जीवन रक्षक वस्तु। अपवाद करने वाले अर्थशास्त्रियों का कहना यह है कि जीवन रक्षक वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। ये अपवाद वाले नियम अर्थशास्त्री कह रहे हैं। तो ये जो नियम की व्याख्या करने वाले अर्थशास्त्री हैं वो खुद मानते हैं कि जीवन रक्षक वस्तुओं को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो ये अपवाद हो सकता है। अज्ञानता की स्थिति, अज्ञानता की स्थिति का मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान है, उसे इस वस्तु की कौन सी कीमत कहाँ किस बाजार में है उसे पूरा ज्ञान है, वह अवेयर है। जब उपभोक्ता अवेयर नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं है कि वस्तु की कीमत कब कम हो रही है, कब बढ़ रही है और कब वस्तु खरीद रही है। तो ये भी हम मान सकते हैं कि अज्ञानता की स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा। उपभोक्ता पूर्ण रूप से ज्ञान होगा तभी नियम लागू होगा। मूल्य परिवर्तन की संभावना है, मैंने यहाँ बात कर सकते हैं परिवर्तन की असर करना है। यानी अपवाद स्वरूप कहने वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु की आज मांग 100 इकाई है, चीनी की आज 100 क्विंटल की मांग है 40 रुपये, और मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है। कल ऐसा लग रहा है कि चीनी की भाव 40 की बजाय 50 रुपये हो जाएंगे तो मांग बढ़ जाएगी। चीनी के भाव 40 से बढ़कर 50 हो जाएंगे तो मांग बढ़ जाएगी। तो ये एक आशंका हो गई, आशंका के चलते ये काम हो रहा है। तो हम पहले भी मान रहे हैं कि अगर ऐसी आशंका हुई तो ये नियम लागू नहीं होगा। जब सब कुछ सामान्य स्थिति में चलेगा तभी ये नियम लागू होगा। गिफिन विरोधाभास एक चीज़ है। गिफिन विरोधाभास का मतलब ये है कि सामान्य अर्थशास्त्र में ये माना जाता है कि गिफिन यानी हल्की या निकृष्ट वस्तुओं का उपयोग गरीब लोग करते हैं, निम्न श्रेणी के लोग करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। लेकिन तो अब यहाँ गिफिन विरोधाभास क्या कहता है कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है वह गिफिन वस्तुओं की ओर न जाकर के श्रेष्ठ वस्तुओं का उपयोग करने की स्थिति में आता है। सामान्य नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होगी वैसे वैसे उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। लेकिन यहाँ अगर
वस्तु की विभिन्न वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी, उसके बावजूद भी व्यक्ति के पास जैसे जैसे आय बढ़ेगी वह उसकी कीमत कम होने के बावजूद भी उसको नहीं खरीदेंगे, श्रेष्ठ वस्तुओं की तरफ आकर्षित होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न का जो विरोधाभास है ये लागू होता है। व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वह विभिन्न वस्तुओं की कीमत कम होने के बावजूद और कम होने के बावजूद भी उसको नहीं खरीदने के लिए प्रेरित होगा, श्रेष्ठ वस्तु की तरफ जाएगा। इसलिए उसको विभिन्न विरोधाभास कहते हैं। उपभोक्ता की आदत में ऐसा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको कोई ब्रांडेड शूज पहनने की आदत है, मान लीजिए कोई फिट इंग्लैंड की शर्ट पहनना है, कोई और अच्छा ब्रांड कोई शर्ट यूज करता है और उसकी कीमत में मान लीजिए वृद्धि होती है। नियम कहता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने का प्रभाव उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में पड़ेगा। यहाँ व्यक्ति की आदत है कि मुझे फिट इंग्लैंड की शर्ट पहननी है, आज उसकी कीमत 500 रुपये है तो भी पहननी है, कल उसकी कीमत 800 रुपये हो जाएगी तो भी पहननी है, परसों उसकी कीमत 1500 हो जाएगी तो भी पहननी है। तो अपवाद स्वरूप जो शास्त्र वो कहते हैं आदत के हिसाब से नियम लागू नहीं होता। तो ये हम मानते हैं कि जब व्यक्ति को आदत है उसकी ब्रांड को यूज करने की तो वह उसकी कीमत को ध्यान में नहीं रखते हुए अपनी वस्तु को खरीदता, चाहे कीमत कम हो या ज़्यादा। अब अगर मांग में विस्तार एवं संशोधन, मांग में कमी एवं वृद्धि एवं कमी, ये क्या है, क्या है पूरा से समझिए। विस्तार और संशोधन का, मांग में विस्तार और संशोधन का सीधा सीधा अर्थ है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप यदि किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में उत्तरावर्तन होता हो, ऊपर नीचे होता हो, मांगे जाने वाली मात्रा में वृद्धि या कमी होती हो या विस्तार संशोधन होता हो, तो उसे हम विस्तार अथवा संशोधन कहेंगे। यानी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन का मुख्य आधार उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो हम उसका विस्तार या संशोधन कहेंगे। ये डायग्राम में बस आपके सामने दिखा रहा है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपकी डिमांड होता है, दाम होता है। इस पर देखिए पहले मूल्य है आर, आर मूल्य की किसी वस्तु की एन क्वांटिटी मांगी जा रही है, फिर वस्तु की कीमत कम होकर के R1 हुई, R1 हुई तो मांग होते से फिर P1 बिंदु पे लग सकती है, यहाँ से मांग होती है M1 और फिर कीमत और कम होती है R2 होते हैं वस्तु की मांग M2 हो गई। तो ये जो आपके सामने है M से M1, M1 से M2, ये विस्तार और संशोधन है। यानी मांग बढ़ी है, मांग आगे जा रही है तो इसको हम विस्तार कहेंगे, मांग कम हो जाएगी उसको हम विस्तार मांग की संकुचन कहेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि मूल्य में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होगा तो उसे हम मांग का संकुचन या विस्तार कहेंगे। तो फिर मांग में कमी और वृद्धि क्या है? मांग में कमी और वृद्धि का मतलब ये हुआ कि मूल्य के अतिरिक्त, यानी मूल्य के अलावा, मूल्य को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई भी ऐसा कारण हो जिसके कारण मांग में परिवर्तन होता हो, मांग में उत्साहवर्धन होता हो, तो उसे हम मांग में कमी अथवा वृद्धि कहेंगे। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आय में परिवर्तन हो जाए या आदत में परिवर्तन हो जाए या कोई ऐसी फैशन चल जाए या किसी घर में सदस्यों की संख्या बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ने के कारण वस्तु की मांग में बढ़ोतरी हो जाए। तो जब मूल्य में परिवर्तन होने के अलावा, यानी मूल्य में परिवर्तन के का प्रभाव होने के अलावा कोई भी ऐसा प्रभाव जो वस्तु में उत्तरावर्तन लाता हो, उसे हम मांग में वृद्धि या कमी कहेंगे। ये डायग्राम नीचे बनाया है, इसको आप देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस शून्य, यहाँ वाई के मूल्य है, एक्स एक्सिस की मात्रा है, ये मूल मांग होता है, डी मूल मांग होता है, ये हम वृद्धि कर रहे हैं मांग में, ये नया मांग का बनता है D1। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा। वस्तु की कीमत पहले मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ, R1 लिखिए, पहले वस्तु की कीमत R2 थी, R2 पे कीमत थी, R2 पे वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा M बड़ी है। मूल्य में आप इसको यूज करिए कि वस्तु की मात्रा R1 है, R1 पे
इसी मूल्य पर मांग बढ़ रही है, मांग आगे बढ़ रही है और मांग बढ़ रही है इसी मूल्य पर एंड बंद हो रही है। तो ये बढ़ना है, इसमें मूल्य का प्रभाव नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो R2 जो कीमत है, R2 कीमत जो पहले P2 पॉइंट पे N2 है और अगर मूल्य कम हो गया तो भी मांग उतनी की उतनी है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद भी मांग स्थिर रह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य कोई प्रभाव ऐसे हैं जिनके कारण उपभोक्ता वस्तु की मांग में परिवर्तन करता है, तो उसे हम मांग में वृद्धि कहेंगे। ऐसे की मांग में कमी यहाँ दिखा रहे हैं। पहले हमने YFCS, SFCS, मात्रा, मूल्य और ये हमारी मूल मांग होते हैं, ये हम मांग को गिरते हुए दिखाए, एरो यहाँ एरो हमने बढ़ते हुए दिखाए, ये किसकी मांग है। इसका मतलब ये हुआ कि उसी मूल्य पर वस्तु की कम मात्रा मांगी जाए या वस्तु की कीमत में कम होने के बावजूद भी वही मात्रा मांगी जा रही है तो उसको मांग में कमी कहेंगे। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मूल्य का प्रभाव नहीं है, मूल्य के अलावा जो प्रभाव है वो पढ़ सकते हैं, जनसंख्या प्रवृत्ति, आदर परिसर वृद्धि, ये प्रभाव उसके हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी मांग में मांगना जब हमारा पूर्ण होता है, अपन नए टॉपिक आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।